बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कक्षा 6 से 8 के लिए लेकर के आए हैं गणित विषय। बच्चों, कक्षा 6 में आज हम पढ़ेंगे आकलन और सन्निकट रोमन संख्याएं, और इसके बाद कक्षा 7 में हम परिमेय संख्याओं की तुलना करेंगे। बच्चों, कक्षा 8 में आज हम परिमेय संख्याओं का सहचर्य गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पढ़ने और समझने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है? बिल्कुल सही, हमें कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। तो आप अपना कॉपी और पेन लेकर के आ जाएं और फिर हम पाठ को शुरू करते हैं, क्योंकि गणित जैसे विषय में आपको लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। आज हम सीखेंगे आकलन यानी एस्टिमेशन और सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन। कई स्थितियों में हम चीजों की गिनती कर संख्या पता करते हैं। इसी तरह कई स्थितियों में हम किसी नियम के समझ से संख्या पता करते हैं। वे सभी संख्याएं जो गणना करके या किसी नियम के आधार पर पता की जा सकती है, पूर्णतया सटीक संख्याएं यानी एग्जैक्ट नंबर्स होती है। कई स्थितियों में हमें ठीक संख्या नहीं पता होती। ऐसे समय हम एक मोटा अनुमान यानी रफ एस्टिमेट लगाते हैं, जैसे आने वाले मेहमानों की संख्या, खेत की बुआई के लिए आवश्यक बीज, बुआई के लिए लगने वाला समय इत्यादि। किसी संख्या का मोटा या कच्चा अनुमान यानी रफ गेस कहलाता है आकलन यानी एस्टिमेशन। क्या परीक्षा में कितने अंक प्राप्त होंगे, इसका अनुमान भी आकलन ही है? सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही सोचा आपने। सोचने पर आप ये जरूर समझ गए होंगे कि परीक्षा में कितने अंक प्राप्त होंगे, इसका अनुमान भी आकलन यानी एस्टिमेशन ही है। इसी तरह व्यवहारिक जीवन में हम कई बार संख्या से मिलती जुलती आसान संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे भले ही आप घर पर 9:03 पर आए हो, लेकिन किसी को बताने के लिए 9 ही बताते हो। किसी गांव और शहर में दूरी भले ही 2 किलोमीटर 115 मीटर हो, लेकिन बताते समय 2 किलोमीटर ही बताते हो। इस तरह से किसी संख्या को उसके निकटतम संख्या के रूप में व्यक्त करना सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। क्या आप ऐसे कुछ उदाहरण दे पाएंगे? विचार करें। आइए अब समझे सन्निकटन कैसे किया जाता है। इसे हम निकटतम दहाई तक आकलन से समझेंगे। निकटतम दहाई तक आकलन करते समय अंतिम अंक पर विचार करें।
अगर ये अंक 1 से 4 तक कोई संख्या बनाता है, जैसे यहाँ 2, तो यह संख्या 10 की तुलना में 0 के ज्यादा करीब होगी। इसलिए इस अंक के स्थान पर 0 लिखकर आकलन करें। अगर यह अंक 6 से 9 तक कोई संख्या बनाते हैं, जैसे यहाँ 8, तो यह संख्या 0 की तुलना में 10 के ज्यादा करीब होगी। इसलिए इस अंक के स्थान पर 0 लिखकर दहाई के अंक का मान 1 से बढ़ाएंगे। इसी तरह अगर अंतिम अंक 5 हो, जैसे 15 में, तो आमतौर पर दी संख्या का आने वाला दहाई में ही आकलन किया जाता है, यानी कि इकाई के स्थान पर 0 रखकर और दहाई के अंक का मान 1 से बढ़ाकर। तो इस तरह से आज हमने सीखा आकलन और सन्निकटन। अगले वीडियो में इसे हम उदाहरणों में विस्तार से सीखेंगे। आज हम देखेंगे संख्याओं के निकटतम दहाई, सैकड़े और हजार तक सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन के उदाहरण और संक्रियाओं और उनके परिणामों के आकलन यानी एस्टिमेशन के उदाहरण। निम्नलिखित संख्याओं का सैकड़े और हजार तक सन्निकटन करें। निकटतम सैकड़े तक सन्निकटन करते समय अंतिम 2 अंकों पर विचार करें। अगर ये अंक 1 से 49 तक कोई संख्या बनाते हैं, तो यह संख्या 100 की तुलना में 0 के ज्यादा करीब होगी। इसलिए इनके स्थान पर 0 लिखकर सन्निकटन करें। इसी तरह निकटतम 1000 तक सन्निकटन करते समय अंतिम 3 अंकों पर विचार करें। 1 से 499 तक संख्या बनती होगी, तो इनकी जगह 0 लिखें, और 500 से 999 तक संख्या बनती होगी, तो इनके स्थान पर 0 रखकर 1000 का अंक 1 से बढ़ाएं। अगला उदाहरण, रमन को अपने शिक्षक के लिए एक उपहार खरीदना है। उपहार का मूल्य है 215 रुपए। उसके पास 164 रुपए है। अगर उसके पापा उसे 57 रुपए देते हैं, तो क्या उसके पास उपहार खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि हो जाएगी? आकलन से पता कीजिए। रमन के पैसों को पापा के दिए पैसों के साथ मिलाकर हल 221 प्राप्त किया जा सकता है, और इसकी तुलना उपहार के मूल्य के साथ कर धनराशि पर्याप्त है या नहीं पता किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने की यहाँ जरूरत नहीं। एक कच्चे या रफ अनुमान से समय भी बचता है और तुलना करने का काम भी हो जाता है। इसलिए हम परिणाम का निकटतम मान प्राप्त करेंगे। जब भी योग या व्यवकलन की संक्रिया हो, तब दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ 57 छोटी संख्या है। फिर उस संख्या का सबसे बड़ा स्थान ज्ञात करें। 57 में सबसे बड़ा दहाई का स्थान है। फिर दोनों संख्याओं को इस स्थान तक सन्निकटन कर उन पर संक्रिया करें। 164 का दहाई तक सन्निकटन 160 है और 57 का 60। इनका योग 220 है, जो 215 से ज्यादा है। इसलिए उसके पास पर्याप्त धनराशि हो जाएगी। सही हल के पास होने के कारण यह आकलन अर्थपूर्ण भी है और इसमें परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी की मात्रा भी अधिक है। क्या यह सैकड़े या 1000 तक भी आकलन करके काम हो सकता था? विचार करें। नहीं, सैकड़े या 1000 के आकलन में परिशुद्धता कम प्राप्त होगी। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संक्रिया का आकलन कीजिए। 53 गुना 287। गुणा का आकलन करते समय पहले गुणा किए जाने वाली दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा स्थान ज्ञात करें। यहाँ 53 में सबसे बड़ा दहाई का स्थान है और 287 में सबसे बड़ा 100 का स्थान है। फिर संबंधित संख्याओं को उनके बड़े स्थानों तक सन्निकटित करें। 53 को दहाई तक सन्निकटित कर 50 यह संख्या प्राप्त होगी और 287 को 100 तक सन्निकटित कर 300 यह संख्या प्राप्त होगी। फिर सन्निकटित संख्याओं का गुना करें। इससे अनुमानित हल प्राप्त होगा 15,000, जो कि अर्थपूर्ण भी है और इसमें परिशुद्धता की मात्रा भी अधिक है। आज हमने देखा संख्याओं के निकटतम दहाई, सैकड़े और 1000 तक सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन के उदाहरण और संक्रियाओं और उनके परिणामों के आकलन यानी एस्टिमेशन के उदाहरण।
अगले वीडियो में हम आकलन से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे सन्निकटन और आकलन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, 12,748 को निकटतम 1000 तक सन्निकटित कीजिए। कई बार यह समझ बन जाती है कि 1000 के स्थान तक पहुंचने के लिए हमेशा इकाई, दहाई और 100 के स्थानों पर शून्य रखा जाता है। यह गलत समझ है। सही समझ है अंतिम 3 अंक 748 संख्या बनाते हैं जो 1000 के करीब है, इसलिए इन्हें शून्य किया जाता है और 1000 के स्थान के अंक को 1 से बढ़ाया जाता है। यहाँ एक और गलती हो जाती है कि अंतिम 3 अंकों को शून्य किया जाता है, लेकिन 1000 के स्थान का अंक 1 से बढ़ाया नहीं जाता। इसी तरह कभी कभी 1000 के स्थान का अंक तो बढ़ाया जाता है, लेकिन छोटे स्थानों के अंकों को शून्य नहीं किया जाता। मिथ्या धारणा 2, 1487 को निकटतम 1000 तक सन्निकटित करें। कई बार यह समझ बन जाती है कि हल प्राप्त करने के लिए पहले निकटतम दहाई में सन्निकटन करें, फिर सैकड़े में, फिर 1000 में सन्निकटित करें। यह गलत समझ है। सही समझ है अगर अंतिम 3 अंक 1 से 499 तक की संख्या बनाते हो तो इन्हें शून्य किया जाता है। इस समझ से 1487 में अंतिम 3 अंक संख्या 487 बनाते हैं जो शून्य के करीब है, इसलिए इनके स्थानों पर शून्य लिखकर सही जवाब प्राप्त किया जा सकता है 1000। मिथ्या धारणा 3, 81 का निकटतम दहाई तक सन्निकटन क्या होगा। कई बार यह ज्ञात होता है कि इकाई का अंक 5 या इससे ऊपर हो तो दहाई तक सन्निकटन करते समय बाएं तरफ के अंक को 1 से बढ़ाया जाता है। इसका विपरीत मतलब निकालकर यह भी समझा जाता है कि अगर अंक 5 से नीचे हो तो दहाई का अंक 1 से कम किया जाता है। यह एक गलत समझ है। आकलन और सन्निकटन की सही समझ न होने के कारण ऐसी धारणा बन जाती है। सही समझ है अगर अंक 5 से कम हो तो इकाई का अंक 0 हो जाता है और दहाई के अंक में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए 80 सही जवाब है। इस वीडियो में आज हमने देखी सन्निकटन और आकलन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। इस वीडियो से हम सीखेंगे रोमन संख्याएं, उनके उपयोग और उनको लिखने के नियम। गणना को व्यक्त करने के लिए हमें संख्याओं की जरूरत होती है और संख्याओं को व्यक्त करने के लिए संकेतों की। हम हिंदू अरेबिक संख्यांकों यानी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की पद्धति का उपयोग करते हैं, जिसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग कर संख्या व्यक्त की जाती है। इसी तरह की और पद्धतियां भी है। आइए इस वीडियो में हम बात करें ऐसी ही एक प्राचीन पद्धति की, जिसका नाम है रोमन संख्यांकों की पद्धति यानी रोमन न्यूमरल्स। आपके पढ़ने और लिखने में रोमन संख्यांक कई बार आए होंगे, जैसे स्कूल की समय सारणी यानी टाइम टेबल में, घड़ियों में, किताबों में, प्रश्न पत्रिका में और कई सारे। आइए इस पद्धति को समझें। रोमन संख्यांक यानी रोमन न्यूमरल्स साधारणतः 7 अलग अलग संकेतों यानी सिंबल्स के प्रयोग से दर्शाए जाते हैं, जो व्यक्त करते हैं 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। इन संकेतों का प्रयोग करने के कुछ नियम हैं। आइए इन्हें जानें। जितनी बार कोई संकेत दोहराया जाता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ा जाता है। इसी तरह 10 के संकेत को दोहराने से 20 और 30 प्राप्त होते हैं। क्या रोमन संकेतों को कितनी भी बार दोहराया जा सकता है? नहीं। 1, 10, 100 और 1000 के संकेत 3 से अधिक बार नहीं दोहराए जाते, जबकि 5, 50 और 500 के संकेत कभी भी दोहराए नहीं जाते। अगर छोटे मान का संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लिखा जाता है तो उनके मान जोड़ दिए जाते हैं, जैसे 5 के साथ 1 जोड़कर 6 और 10, 5 और 1 को जोड़कर 16
ये संख्याएं प्राप्त होती है। इसी तरह अगर छोटे मान का संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखा जाता है तो बड़े मान से छोटा मान घटाया जाता है। जैसे 5 से 1 घटाकर 4 और 10 से 1 घटाकर 9 ये संख्याएं प्राप्त होती है। 5, 50 और 500 के संकेत कभी भी बड़े संकेत के बाईं ओर नहीं लिखे जाते, यानी कि इन संकेतों को कभी घटाया नहीं जाता। 1 का संकेत केवल 5 या 10 के संकेत के बाईं ओर ही लिखा जाता है, यानी कि इनसे ही घटाया जा सकता है। इसी तरह 10 का संकेत केवल 50, 100 या 1000 के संकेतों के बाईं ओर ही लिखा जा सकता है, यानी कि इनसे ही घटाया जा सकता है। इस समझ से क्या आप बता सकते हैं कोई रोमन संख्यांक निम्नलिखित प्रकार से क्यों नहीं लिखा जा सकता? प्रयास कीजिए। जैसा कि हमने पढ़ा, कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जाता, इसलिए ऐसा लिखना गलत होता है। तो इस वीडियो से हमने सीखा रोमन संख्याएं, उनके उपयोग और उनको लिखने के नियम। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा पर तुलना। जब संख्याओं की बात आती है तो हमें कई बार बड़ी या छोटी संख्या पहचानना आवश्यक हो जाता है। जैसे राहुल, रोहित और मोहित का घर एक ही रेखा में है। अगर राहुल के घर से रोहित के घर की दूरी 5/8 किलोमीटर है और मोहित के घर की दूरी 3/8 किलोमीटर है, तो राहुल के घर से किसका घर सबसे पास में है, यह पता करने के लिए हमें 5/8 किलोमीटर और 3/8 किलोमीटर की तुलना करना आवश्यक है। यही नहीं, बल्कि वस्तुओं के वजन की तुलना, ऊंचाइयों की तुलना इत्यादि। तो चलिए जानते हैं दो परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स की तुलना यानी कंपैरिजन कैसे करते हैं। हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं की तुलना आसानी से कर सकते हैं। संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है जबकि बाईं ओर संख्याओं का मान घटता है। चलिए 8/10 और 9/15 की तुलना करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों संख्याएं p/q रूप में है, जहां दोनों के अंश और हर पूर्णांक है और किसी भी संख्या का हर शून्य नहीं है, इसलिए ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इनकी तुलना करने के लिए पहले हम इन्हें संख्या रेखा पर अंकित करेंगे। क्या आप बता सकते हैं 8/10 का स्थान संख्या रेखा पर कौन से दो पूर्णांकों के बीच आएगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि 8/10 का अंश 8 हर 10 से छोटा है, इसलिए 8/10 का स्थान संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच है। 8/10 का ठीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम 0 से 1 की दूरी के 10 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 8 भाग लेकर 8/10 अंकित करेंगे। इसी तरह 9/15 का अंश 9 भी हर 15 से छोटा है, इसलिए 9/15 का स्थान भी 0 से 1 के बीच आएगा। इसका स्थान ज्ञात करने के लिए हम 0 से 1 की दूरी के 15 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 9 भाग लेकर 9/15 व्यक्त करेंगे। अब हम देखते हैं कि 8/10 9/15 के दाईं ओर है, इसलिए 8/10 9/15 से बड़ा है। इसी तरह चलिए अब ऋण 3/4 और ऋण 7/8 की तुलना करें। चूंकि यहाँ दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं यानी नेगेटिव रैशनल नंबर्स है, इसलिए इनका स्थान संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर है। चूंकि दोनों संख्याओं में अंश हर से छोटा है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि इनका स्थान संख्या रेखा पर 0 और ऋण 1 के बीच आएगा। ऋण 3/4 का स्थान 0 से ऋण 1 की दूरी को 4 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 3 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है। इसी तरह ऋण 7/8 का स्थान 0 और ऋण 1 की दूरी को 8 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 7 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है। इनके स्थानों को देखकर पता कीजिए कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही।
इनके स्थानों को देखकर यह ज्ञात होता है कि ऋण 3/4 ऋण 7/8 के दाईं ओर है, इसलिए ऋण 3/4 ऋण 7/8 से बड़ी परिमेय संख्या है। इसी तरह चलिए अब 4/5 और ऋण 3/7 की तुलना करें। यहाँ 4/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और ऋण 3/7 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इनकी तुलना करने के लिए हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। 4/5 को हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं और ऋण 3/7 को इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 4/5 ऋण 3/7 की दाईं ओर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/5 ऋण 3/7 से बड़ी परिमेय संख्या है। इससे अब आपकी परिमेय संख्याओं की तुलना संख्या रेखा पर करने की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखी परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा पर तुलना। अगले वीडियो में हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा के बिना तुलना। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा के बिना तुलना। हम परिमेय संख्याओं की तुलना संख्या रेखा के बिना भी कर सकते हैं। तुलना करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का हर धनात्मक पूर्णांक है या नहीं। अगर किसी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो हम उस परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करते हैं और इस प्रकार हम हर को धनात्मक पूर्णांक बना लेते हैं। ऐसा करने पर हमें दोनों धनात्मक परिमेय संख्याएं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या या दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती है। तो आइए जानते हैं प्रत्येक स्थिति में इनकी तुलना कैसे की जाती है। पहले हम देखेंगे दो धनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना। क्या आपको याद है हम भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं? वीडियो रोककर इस पर विचार करें। आपकी जानकारी के लिए दो धनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना भी भिन्नों की तुलना के जैसे ही की जा सकती है। यानी कि अगर परिमेय संख्याओं का हर समान हो तो जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा है वह बड़ी परिमेय संख्या होती है। जैसे 5/8 और 3/8 में दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है, लेकिन 5/8 का अंश 5, 3/8 के अंश 3 से बड़ा है, इसलिए 5/8 3/8 से बड़ी है। अगर परिमेय संख्याओं का हर बराबर न हो तो हम दोनों परिमेय संख्याओं की तुल्य परिमेय संख्याएं यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ज्ञात करते हैं जिनका हर बराबर हो। जैसे अगर हमें 3/4 और 2/6 की तुलना करनी होगी तो पहले हम 4 और 6 का लसअ यानी एलसीएम प्राप्त करेंगे 12। फिर हम 3/4 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा कर 3/4 की तुल्य परिमेय संख्या 9/12 प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार 2/6 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा कर 2/6 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे 4/12। इसका भी हर 12 है। चूंकि अब हर बराबर है और अंश 9 अंश 4 से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 9/12 4/12 से बड़ी है या 3/4 2/6 से बड़ी है। इसी तरह अगर दो परिमेय संख्याओं का अंश बराबर हो लेकिन हर बराबर न हो तो वह परिमेय संख्या जिसका हर छोटा होता है बड़ी परिमेय संख्या होती है। जैसे 5/6 और 5/8 में 5/6 5/8 से बड़ी है। चलिए इसकी पुष्टि करें। अगर हम इनका हर लसअ की विधि से समान करते हैं तो हमें 5/6 की तुल्य परिमेय संख्या 20/24 और 5/8 की तुल्य परिमेय संख्या 15/24 प्राप्त होगी। अब हम कह सकते हैं कि 20/24 15/24 से बड़ी परिमेय संख्या है, यानी कि 5/6 5/8 से बड़ी परिमेय संख्या है। अब चलिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना करें। पिछले वीडियो में हमने देखा कि धनात्मक परिमेय संख्या 4/5 ऋणात्मक परिमेय संख्या ऋण 3/7 के दाईं ओर है, इसलिए 4/5 ऋण 3/7 से बड़ी परिमेय संख्या है। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। क्या अब आप बता सकते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे की जा सकती है? सोचिए सोचिए।
चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए हमें ऋण 7/9 और ऋण 9/12 की तुलना करनी है। अगर हम इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें तो हम देखते हैं कि ऋण 7/9 ऋण 9/12 के बाईं ओर है, इसलिए ऋण 7/9 ऋण 9/12 से छोटी परिमेय संख्या है। अब आइए इनका हर समान करते हैं। पहले हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर धनात्मक पूर्णांक है। फिर हम हर 9 और हर 12 का लसअ 36 प्राप्त करते हैं और इसके उपयोग से ऋण 7/9 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 28/36 और ऋण 9/12 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 27/36 लिखते हैं। हर समान करने पर हम देखते हैं कि एक अंश ऋण 28 है तथा दूसरा अंश ऋण 27 है। ये दोनों पूर्णांक है। जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना करते हैं तो वह पूर्णांक जिसका चिन्ह के बिना मान बड़ा होता है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ उसका मान छोटा होता है। यानी कि ऋण 28 ऋण 27 से छोटा है, इसलिए ऋण 28/36 ऋण 27/36 से छोटा है, या ऋण 7/9 ऋण 9/12 से छोटी परिमेय संख्या है। दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना करने की एक और विधि यह भी है कि पहले हम चिन्ह को नजरअंदाज कर इनकी तुलना करें। जैसे यह चिन्ह को नजरअंदाज कर हम 7/9 और 9/12 की तुलना करेंगे। हर समान करने पर हम इन्हें क्रमशः 28/36 और 27/36 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 28/36 27/36 से बड़ी है। अगर हम इन दोनों को ऋण चिन्ह लगाएंगे तो या तो हमें इनका क्रम बदलना होगा या फिर तुलना के चिन्ह के विरुद्ध चिन्ह दर्शाना होगा। क्रम बदलकर हमें प्राप्त होगा ऋण 27/36 ऋण 28/36 से बड़ी परिमेय संख्या है, यानी कि ऋण 9/12 ऋण 7/9 से बड़ी परिमेय संख्या है। या फिर तुलना के चिन्ह का विरुद्ध चिन्ह लेकर हम कह सकते हैं कि ऋण 28/36 ऋण 27/36 से छोटी परिमेय संख्या है, यानी कि ऋण 7/9 ऋण 9/12 से छोटी परिमेय संख्या है। दोनों स्थितियों से हमें पता चलता है कि ऋण 9/12 यह बड़ी परिमेय संख्या है और ऋण 7/9 यह छोटी परिमेय संख्या है। आज हमने सीखी परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा के बिना तुलना। अगले वीडियो में हम परिमेय संख्याओं की तुलना से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना करने के उदाहरण। राज और जिया ऋण 7/16 और ऋण 13/6 की तुलना कर रहे थे। राज के अनुसार ऋण 7/16 बड़ी परिमेय संख्या है, जबकि जिया का मानना था कि ऋण 13/6 बड़ी परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर है। पता कीजिए दोनों में से कौन सही है। यहाँ ऋण 7/16 और ऋण 13/6 की तुलना के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि राज और जिया दोनों में से कौन सही है। तो आइए इनकी तुलना करें। सबसे पहले हम दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में परिवर्तित करेंगे, जिससे कि हम पता कर पाएं कि परिमेय संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। यहाँ ऋण 7/16 का हर पहले से धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ऋण 13/6 का हर एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्या आप बता सकते हैं इसे धनात्मक पूर्णांक में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हमें ऋण 13/6 के अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करना होगा। ऋण 13 को ऋण 1 से गुणा करने पर हमें अंश प्राप्त होगा 13 और ऋण 6 को ऋण 1 से गुणा करने पर हमें हर प्राप्त होगा 6। इस तरह से हमें ऋण 13/6 की तुल्य परिमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर प्राप्त होगी 13/6। यह एक धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, लेकिन ऋण 7/16 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। चूंकि धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 13/6 ऋण 7/16 से बड़ी है, यानी कि ऋण 13/6 ऋण 7/16 से बड़ी है। इससे यह पता चलता है कि जिया की समझ सही है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ इतनी सारी संख्याओं की तुलना करना आसान बनाने के लिए हम धनात्मक परिमेय संख्याओं को इन संख्याओं के समूह से अलग करेंगे और इन्हें किसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे।
इसी प्रकार एक ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को समूह से अलग निकालकर उसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे। और जैसा कि हमें पता है, ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती है और धनात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती है। इस समझ के उपयोग से हम सभी संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे। तो आइए पहले धनात्मक परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं 1/2, 3/10 और 5/2। चलिए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। 1/2 में अंश हर से छोटी संख्या है, इसलिए 1/2 का स्थान 0 से 1 के बीच की दूरी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से एक भाग लेकर दर्शाया जा सकता है। इसी तरह 3/10 का स्थान 0 से 1 के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 3 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं 5/2 का स्थान कैसे दर्शाया जाएगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम देखते हैं कि 5/2 का अंश हर से बड़ा है, यानी कि यह संख्या 1 से बड़ी है। अगर हम 5 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 2 पूर्ण और शेष 1/2 प्राप्त होगा। यानी कि हम 5/2 को 2 और 1/2 इस प्रकार लिख सकते हैं। इस रूप से हमें यह पता चलता है कि 5/2 का स्थान 2 और 3 के बीच है। सही स्थान ज्ञात करने के लिए हम 2 और 3 के बीच की दूरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे और इनमें से एक भाग लेकर 5/2 दर्शाएंगे। अब इन तीनों संख्याओं के स्थान देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ सबसे दाईं ओर 5/2 है, इसलिए वह 1/2 और 3/10 से बड़ी संख्या है, जबकि 3/10 सबसे बाईं तरफ है, इसलिए वह 1/2 और 5/2 से छोटी संख्या है। अब हम इन संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक व्यवस्थित कर आरोही क्रम प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार क्या आप ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना कर इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम संख्या रेखा का उपयोग किए बिना तुलना करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कोई भी पूर्णांक एक परिमेय संख्या ही होती है। जैसे यहाँ ऋण 2 को हम ऋण 2/1 इस प्रकार लिख सकते हैं। यह भी एक परिमेय संख्या ही है। वैसे तो हम इन संख्याओं की तुलना 2-2 संख्याएं लेकर कर सकते हैं, लेकिन लसक के उपयोग से इनकी तुलना एक साथ भी की जा सकती है। आइए इसे समझें। यहाँ ऋण 6/7, ऋण 5/6 और ऋण 2/1 के हर क्रमशः 7, 6 और 1 है। इनका लसक यानी एलसीएम है 42। इसलिए हम तीनों परिमेय संख्याओं की तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे जिसका हर 42 हो। ऋण 6/7 के अंश और हर को 6 से गुणा करने पर हमें इसकी तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 36/42। कभी कभी हम यह नहीं समझ पाते कि कौन सी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए, इसलिए चलिए एक और विधि देखते हैं। हर 42 करने के लिए हम ऋण 6/7 को 42/42 से गुणा करेंगे। परिणाम में हम हर 42 रखेंगे, लेकिन अंश के 42 को हर के 7 से भाग देंगे। 42 को 7 से भाग देने पर परिणाम प्राप्त होगा 6। फिर हम ऋण 6 और 6 का गुणन कर परिणाम का अंश प्राप्त कर लेंगे ऋण 36। इस तरह से भी हमें ऋण 36/42 यह परिणाम प्राप्त होगा। इसी तरह हमें ऋण 5/6 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 35/42 प्राप्त होगी और ऋण 2/1 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 84/42 प्राप्त होगी। अब हर बराबर है, इसलिए इनके अंशों की तुलना कर हम इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। चूंकि ऋण 84 ऋण 36 से छोटा है और ऋण 36 ऋण 35 से छोटा है, इसलिए हम इन्हें आरोही क्रम में इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। चूंकि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 0 से छोटी होती है और 0 धनात्मक परिमेय संख्याओं से छोटी संख्या है, इसलिए सभी संख्याओं का आरोही क्रम प्राप्त करने के लिए हम 0 को बीच में रखते हैं। इसके बाईं ओर ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम रखते हैं और दाईं ओर धनात्मक परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम रखते हैं। अगर हम इस क्रम को उल्टा करें तो सभी संख्याएं बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक व्यवस्थित हो जाएंगी, यानी कि हमें इनका अवरोही क्रम प्राप्त होगा। इससे अब आपकी परिमेय संख्याओं की तुलना करने की और इन्हें क्रम में व्यवस्थित करने की समझ अच्छे से बन गई होगी। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं की तुलना करने के उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे संबंधित मिथ्या धारणा और तुलना करने की एक आकर्षक विधि।
आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं पर की जाने वाली विभिन्न संक्रियाओं का साहचर्य गुण। साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी संक्रियाओं में कोष्ठकों के प्रयोग से संबंधित है। साहचर्य का अर्थ है साथ रहना। यहाँ हम इसका अर्थ लेंगे संख्याओं को साथ रखना यानी उनके समूह बनाना। यह हम कोष्ठकों के प्रयोग से करते हैं। संख्याओं पर उचित प्रकार से संक्रियाएं करने के लिए हमें कोष्ठकों के प्रयोग के बारे में जानना यानी कि साहचर्य गुण को समझना आवश्यक है। पिछली कक्षा में हमने सीखा कि पूर्णांकों यानी इंटीजर्स पर योग की संक्रिया करने के लिए किसी भी प्रकार समूह बनाए जा सकते हैं, यानी कि कोष्ठकों के प्रयोग से किन्हीं भी दो संख्याओं को साथ रखा जा सकता है। हमें प्रत्येक स्थिति में परिणाम बराबर प्राप्त होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य है। योग की तरह पूर्णांकों के लिए गुणन भी साहचर्य है, लेकिन पूर्णांकों के लिए व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं है। आज हम परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स पर की जाने वाली विभिन्न संक्रियाओं के साहचर्य गुण की बात करेंगे। चलिए पहले परिमेय संख्याओं के योग यानी एडिशन की बात करें। मान लीजिए 3 बोतलों में पानी की मात्रा क्रमशः 1/6 लीटर, 2/5 लीटर और 2/3 लीटर है। यदि हमें पानी की कुल मात्रा ज्ञात करनी हो तो हमें इनका योग करना होगा, यानी कि हमें 1/6 धन 2/5 धन 2/3 का परिणाम पता करना होगा। इसे सरल करने के लिए हम इस प्रकार समूह बना सकते हैं या इस प्रकार समूह बना सकते हैं। यदि पहले हम 1/6 और 2/5 का समूह बनाकर इनका योग करें तो इनका योग होगा 17/30। इसमें तीसरी संख्या 2/3 को मिलाने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 37/30। यदि हम 2/5 और 2/3 का समूह बनाकर इनका योग करें तो इनका योग होगा 16/15। इसके साथ 1/6 जोड़ने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 37/30। यहाँ दोनों स्थितियों से हमें पता चलता है कि सभी बोतलों में पानी की कुल मात्रा 37/30 लीटर है। चूंकि दोनों स्थितियों में परिणाम समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग किसी भी प्रकार समूह बनाकर किया जा सकता है, यानी कि परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। व्यापक रूप में परिमेय संख्याएं a, b, c के लिए कोष्ठक में a धन b धन c बराबर a धन कोष्ठक में b धन c है। क्या परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन भी साहचर्य है? चलिए पता करते हैं। मान लीजिए अदिति के पास 4/5 चॉकलेट है। उसमें से वह 2/5 भाग अंकित को और 3/10 भाग सुमन को देती है। तो बताइए उसके पास कितनी चॉकलेट शेष होगी? दी स्थिति को हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। चलिए अलग अलग प्रकार से समूह बनाकर इसे हल करें। यदि हम 4/5 और 2/5 का समूह बनाते हैं तो 4/5 ऋण 2/5 का परिणाम हमें 2/5 प्राप्त होगा। यदि इसमें से 3/10 घटाए जाए तो परिणाम 1/10 प्राप्त होगा। वीडियो रोककर अब आप पता कीजिए कि यदि 2/5 और 3/10 का समूह बनाकर इसे हल किया जाए तो परिणाम क्या होगा? चलिए हम बताते हैं। इसे हम इस प्रकार सरल कर सकते हैं। हमें परिणाम प्राप्त होगा 7/10। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम समान नहीं है, इसलिए किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं a, b, c का व्यवकलन किसी भी प्रकार समूह बनाकर नहीं किया जा सकता। इनका व्यवकलन दिए क्रम में ही करना आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन
साहचर्य नहीं है। यहाँ पहली स्थिति का परिणाम सही और दूसरी स्थिति का परिणाम गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अदिति के पास 1/10 चॉकलेट शेष है। वीडियो रोककर अब आप किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं का अलग अलग प्रकार से समूह बनाकर गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्या परिणाम बराबर है? तो क्या परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है? बिल्कुल सही। परिमेय संख्याओं a, b, c का गुणन किसी भी प्रकार समूह बनाकर किया जा सकता है। परिणाम हमेशा बराबर प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है। इसी तरह चलिए पता करें कि परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन यानी डिवीजन साहचर्य है या नहीं। यदि हम 6/7 विभाजित 4/3 विभाजित 1/12 को इस प्रकार सरल करेंगे तो परिणाम 54/7 प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम इसे इस प्रकार सरल करेंगे तो हमें परिणाम 3/56 प्राप्त होगा। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर नहीं है। इसलिए परिमेय संख्याओं a, b, c का विभाजन किसी भी प्रकार समूह बनाकर नहीं किया जा सकता। इसे दिए गए क्रम में ही करना आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है। इस तरह से यहाँ पहली स्थिति का परिणाम सही और दूसरी स्थिति का परिणाम गलत है। अब आप जान गए होंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं है। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं पर की जाने वाली विभिन्न संक्रियाओं का साहचर्य गुण। अगले वीडियो में कुछ मजेदार उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं की विभिन्न संक्रियाओं के साहचर्य गुण से संबंधित उदाहरण। मनीष ने एक रस्सी को 4 टुकड़ों में काटा। काटे गए टुकड़ों की लंबाई इस प्रकार थी। रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। रस्सी के 4 टुकड़ों की लंबाई है 7/9 मीटर, 5/12 मीटर, 11/12 मीटर और 5/3 मीटर। इसलिए रस्सी की कुल लंबाई इन चारों टुकड़ों का योग होगी। रस्सी की कुल लंबाई बराबर 7/9 मीटर धन 5/12 मीटर धन 11/12 मीटर धन 5/3 मीटर। यहाँ हम देखते हैं कि 5/12 और 11/12 का हर यानी डिनोमिनेटर समान है, इसलिए इनका योग करना आसान है। चूंकि परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स के लिए योग साहचर्य यानी एसोसिएटिव है, इसलिए हम 5/12 और 11/12 को कोष्ठक में लेकर इस कोष्ठक को पहले सरल कर सकते हैं। इससे हमें कोष्ठक का परिणाम प्राप्त होगा 16/12, जिसे हम 4/3 लिख सकते हैं। अब हम 4/3 और 5/3 को कोष्ठक में लेंगे। हल करने पर परिणाम आएगा 9/3 यानी कि 3। अब 3 धन 7/9 बराबर 3 और 7/9 है, यानी कि 34/9 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रस्सी की कुल लंबाई 3 और 7/9 मीटर है। अगला उदाहरण, राहुल ने अपने पास स्थित 1 और 4 सप्तमांश चॉकलेट का 2/3 भाग अमित को दिया। अमित ने उसे प्राप्त चॉकलेट का 3/4 भाग नीता को दिया। ज्ञात कीजिए नीता को कितनी चॉकलेट प्राप्त हुई। राहुल के पास 1 और 4 सप्तमांश चॉकलेट है, यानी कि 11/7 चॉकलेट है। अमित को इस चॉकलेट का
2/3 भाग प्राप्त हो रहा है, यानी कि अमित को 2/3 गुणा 11/7 चॉकलेट प्राप्त हो रही है। नीता को इसका 3/4 भाग प्राप्त हो रहा है, इसलिए नीता को प्राप्त चॉकलेट है 3/4 गुणा कोष्ठक में 2/3 गुणा 11/7। चलिए इसे हल करें। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है, इसलिए हम यहाँ इस प्रकार समूह बना सकते हैं। कोष्ठक सरल करने पर हमें परिमेय संख्या 1/2 प्राप्त होगी। अब हम 1/2 और 11/7 का गुणन करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 11/14। इस तरह से नीता को कुल चॉकलेट का 11/14 भाग प्राप्त हुआ है। अगला उदाहरण, सुनीता और मनीषा 68 विभाजित 17/25 विभाजित 17/25 को हल कर रहे थे। दोनों ने दर्शाए प्रकार से इसे सरल किया, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग आया। क्या आप बता सकते हैं किसका उत्तर सही है और क्यों? परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है, यानी कि विभाजन की संक्रिया में किसी भी प्रकार समूह नहीं बनाए जा सकते। यहाँ मनीषा ने गलत प्रकार से समूह बनाया है, जिससे उसे गलत जवाब प्राप्त हुआ है। परिमेय संख्याओं का विभाजन दिए गए क्रम से ही किया जाना आवश्यक है। सुनीता यह बात अवश्य जानती होगी, इसलिए उसे सही परिणाम प्राप्त हुआ है। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं की विभिन्न संक्रियाओं के साहचर्य गुण से संबंधित उदाहरण। हेलो बच्चों, आशा है आज के तीनों क्लास में गणित विषय आपने बहुत अच्छे से समझी होगी। तो चलिए एक बार हम पुनः देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। बच्चों, कक्षा 6 की गणित में आज हमने पढ़ा आकलन और सन्निकट रोमन संख्याएं। कक्षा 7 में आज हमने जाना परिमेय संख्याओं की तुलना, और कक्षा 8 में आज हमने पढ़ा परिमेय संख्याओं का साहचर्य गुणधर्म। तो बच्चों, तीनों पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने अपनी कॉपी में भी नोट कर लिए होंगे। तो देखते हैं कि कल हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों, कल हम कक्षा 6 से 8 के लिए गणित विषय लेकर के आए हैं, और इस गणित में कक्षा 6 में हम पढ़ेंगे रोमन संख्यांक पूर्ण संख्याएं, और कक्षा 7 में हम पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। कक्षा 8 में हम कल पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के तत्समक व प्रतिलोम गुण। तो बच्चों, कल भी आप अपना कॉपी और पेन लेकर के टीवी के सामने बैठ जाइएगा। एक जरूरी सूचना, बच्चों, जो आज आपने ये गणित का अध्ययन किया है, ये कार्यक्रम जो आपने देखा है, यदि आप इसको पुनः देखना चाहते हैं तो ये YouTube पर अवेलेबल है। YouTube पर जाकर शिक्षा दर्शन DD राजस्थान सर्च करके आप इस कार्यक्रम को पुनः देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है, तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षादर्शन rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।